प्रणाम मित्रों, सुधीर भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे जर्मनी के अंदर नाजीवाद और हिटलर के बारे में। देखिए, जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर। हिटलर का जन्म है, ये देखते हैं अपन। हिटलर का जन्म है, यह 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के ब्रानो नगर में हुआ था। 1918 में जर्मन वृक्ष पार्टी का गठन किया। 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वृक्ष पार्टी कर दिया, यानी नाजीवाद कर दिया गया। नाजीवाद जो थे, यह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था। इस दल का मुख्यालय जो था, ये था म्यूनिक, जर्मनी। चिन्ह जो था इसका, ये था स्वास्तिक चिन्ह। क्या था? स्वास्तिक चिन्ह था। इस दल के सदस्यों को भूरे रंग की कमीज, दल के सदस्य थे ये भूरे रंग की कमीज पहननी पड़ती थी इनको। नेक्स्ट देखेंगे, हिटलर है, इसका जो उपनाम है ये था फ्यूरर। इसका मतलब होता है प्रधान नेता। भूतपूर्व चांसलर, पूर्व चांसलर वान पापेन की सहायता से 30 जनवरी 1933 को हिटलर है, यह जर्मनी का क्या बन जाता है? चांसलर बन जाता है। हिटलर का नारा था, स्वामी भक्त रहो या मरने के लिए तैयार रहो। हिटलर द्वारा संस्था स्थापित की गई थी, SS, इसे कहते हैं स्टेफिल। ये भूरी कमीज पहनते थे और इनका जो चिन्ह होता था, ये होता था स्वास्तिक। और इनका जो प्रमुख था, ये था अर्नेस्ट रोहम। दूसरे नंबर का जो दल था, संस्था थी, वो थी ऐसे स्ट्रम
एबीटी लंग, इसकी फुल फॉर्म। काली कमीज पहनते थे ये, काली कमीज पहनते थे। खोपड़ी इनका प्रतीक था। हेनरी हिमलट इस दल का प्रमुख व्यक्तित्व था। देखिए, जर्मनी में नाजीवाद की अपन बात कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, हिटलर का जन्म है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नगर में हुआ। 1918 में जर्मन वृक्ष पार्टी का गठन किया गया। 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी यानी नाजीवाद कर दिया गया। नाजीवाद है, ये देखिए, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल है जिसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में था। इसका चिन्ह स्वास्तिक था। और इस दल के जो अनुयायी होते थे, स्वयंसेवक होते थे, ये भूरी रंग की कमीज पहनते थे। हिटलर का उपनाम है फ्यूरर है, इसका मतलब प्रधान नेता होता है। भूतपूर्व चांसलर वान पापेट की सहायता से 30 जनवरी 1933 को हिटलर है जर्मनी का क्या बनता है, चांसलर बनता है। नारा देता है, स्वामी भक्त रहो या मरने के लिए तैयार रहो। ये किसका है नारा? हिटलर का। हिटलर की संस्थाएं हैं एसएस जो है ये स्टज स्टेफिल, इसकी फुल फॉर्म है। भूरी कमीज पहनते थे इसके अनुयायी। चीन इनका स्वास्तिक होता था। और अर्नेस्ट रोहम है, यह इस संस्था का प्रमुख व्यक्तित्व था। दूसरी संस्था ऐसे थी स्ट्रम एबिलिटिंग जो था, इसका फुल फॉर्म था। और काली कमीज पहनते थे इसके अनुयायी। खोपड़ी इनका प्रतीक चिन्ह था। और हेनरी हिमलट जो था इसका प्रमुख व्यक्तित्व था। आगे देखिए, तो एसएस और ऐसे आपको ध्यान में रखना है। दो संस्थाएं हैं जो नाजीवाद के द्वारा स्थापित हैं। आगे देखेंगे, देखिए अगस्त 1934 को, अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर का पद एक कर दिया। 1934 के बाद में हिटलर ने चांसलर व राष्ट्रपति पद को एक कर दिया और स्वयं इस पर काबिज हो जाता है। नेक्स्ट है 18 जून 1935 में नौसेना संधि होती है। नौसेना संधि होती है ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य। ब्रिटेन ने जर्मनी की ब्रिटिश सेना, यहाँ पर क्या क्या शर्तें रहती हैं? ब्रिटेन ने जर्मनी की जल सेना 35% अनुपात में रखने की अनुमति दी। नेक्स्ट देखेंगे 1936 में मुसोलिनी से गुप्त संधि की। हिटलर है, ये देखिए 1936 के अंदर, अक्टूबर 1936 में ये द्वितीय विश्व युद्ध की प्रस्तावना भी चल रही है, में मुसोलिनी से गुप्त संधि की
यानी मुसोलिनी इटली का है, गुप्त संधि की और रोम बर्लिन दूरी का निर्माण हुआ। रोम बर्लिन दूरी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। नेक्स्ट है एंटी कोमेंट्रन पैक्ट, ये 25 नवंबर 1936 का है। एंटी कोमेंट्रन पैक्ट जर्मनी व जापान के मध्य, जर्मनी व जापान के मध्य यह समझौता हुआ। 6 नवंबर 1937 को इटली भी इस समझौते में शामिल हो गई, समझौते में शामिल हुई और इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का क्या हो गया? निर्माण हुआ। अब देखेंगे ऑस्ट्रिया पर अधिकार। 12 मार्च 1938, 12 मार्च 1938 हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब है म्यूनिक समझौता। देखिए इंपॉर्टेंट है म्यूनिक समझौता। कब का है? 29 सितंबर 1938। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली के मध्य क्या हुआ था? यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड जर्मनी को दिया गया। जर्मनी को दिया गया। आगे देखिए समझौते में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगस्त 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई और हिटलर ने चांसलर व राष्ट्रपति का पद एक कर दिया और स्वयं इस पर काबिज हो गया। 18 जून 1935 को नौसेना संधि होती है ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य, और इसके अंदर ब्रिटेन है यह जर्मनी पर बहुत सी पाबंदियां लगा देगा, जिसमें से एक पाबंदी है कि ब्रिटेन है यह जर्मनी की जल सेना को 35% अनुपात में रखने की अनुमति देता है। यानी अगर 100 जर्मनी के सैनिक हैं तो उसमें 35 रखेगा, 35 रखने की अनुमति दी। अक्टूबर 1936 के अंदर मुसोलिनी से गुप्त संधि करता है हिटलर, जिसे रोम बर्लिन दूरी का निर्माण हुआ। एंटी कोमेंटन पैक्ट है, ये 25 नवंबर 1936 का है, जर्मनी व जापान के मध्य। 6 नवंबर 1937 को इटली भी इस समझौते में शामिल हो जाती है और रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का क्या होता है साहब? निर्माण होता है। अब देखिए ऑस्ट्रिया पर अधिकार। 12 मार्च 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और एक समझौता होता है म्यूनिक समझौता, जो एक इंपॉर्टेंट समझौता है। 29 सितंबर 1938 को फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। और इस समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड है, ये किसको दिया गया? जर्मनी को दिया गया। और देखिए इस समझौते के अंदर और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं म्यूनिक समझौते में। तो म्यूनिक समझौता है, एक बात तो होगी ये म्यूनिक समझौते को अपन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट समझौता था ये म्यूनिक समझौता। अब देखिए म्यूनिक समझौते में और क्या महत्वपूर्ण बात होगी, यह है इंग्लैंड व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति का जो म्यूनिक समझौता था। इंग्लैंड व फ्रांस की
इंग्लैंड व फ्रांस की तुष्टीकरण का चरमकाल था। इसे चेकोस्लोवाकिया का अंगभंग भी कहा जाता है। म्यूनिख समझौते को इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है ये चेम्बरलिन था। जर्मनी का चांसलर हिटलर था। इटली का मुसोलिनी था। फ्रांस का प्रधानमंत्री दलादियर था, इसमें उपस्थित थे। म्यूनिख समझौते के बाद चेम्बरलिन ब्रिटेन पहुंचने पर पत्रकारों ने इससे पूछा और चेम्बरलिन ने कहा कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं। मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं। इसी वक्त चर्चिल ने कहा, विपक्ष का नेता था। चर्चिल ने कहा आपको असम्मान और युद्ध में से एक चुनना था। अब युद्ध भी होगा। ये कथन किसका है? चर्चिल का कथन है। गांधी है, इसका कथन क्या है इस समझौते के बारे में? यूरोप ने अपनी आत्मा बेच दी। कौन से समझौते के बाद में? म्यूनिख समझौते के बाद में। देखिए, म्यूनिख समझौते की अपन बात कर रहे हैं, 29 सितंबर 1938 का है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली के मध्य हुआ। चेकोस्लोवाकिया का सुडेटलैंड है, ये जर्मनी को दिया गया। इस समझौते के द्वारा किसको दिया गया? जर्मनी को दिया गया। इंग्लैंड व फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति का चरमकाल था यह। इसे चेकोस्लोवाकिया का अंगभंग भी कहा जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेम्बरलिन थे। जर्मनी का चांसलर हिटलर, मुसोलिनी इटली का था, फ्रांस का दलादियर है, ये इस समझौते में उपस्थित थे। चेम्बरलिन है, जब ब्रिटेन पहुंचते हैं समझौता करने के बाद में, तो पत्रकार पूछते हैं इनसे, और ये पत्रकार से कहता है कि मैं सम्मान के साथ में शांति लाया हूँ। यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर विपक्ष के नेता चर्चिल है, ये कहते हैं, इनके इस कथन के ऊपर बात कहते हैं, आपको असम्मान और युद्ध में से एक चुनना था, अब युद्ध भी होगा। गांधी ने इस समझौते के रूप में कहा, यूरोप ने अपनी आत्मा बेच दी। यूरोप ने अपनी क्या बेच दी? आत्मा बेच दी। तो ये था आपका म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौता। आगे देखेंगे चेकोस्लोवाकिया का हड़पना। चेकोस्लोवाकिया का हड़पना। चेकोस्लोवाकिया का हड़पना 15 मार्च 1949 को हिटलर ने
चेकोस्लोवाकिया पर क्या कर लिया साहब, अधिकार कर लिया। हिटलर ने 21 मार्च 1939 को लिथुआनिया के मेमल बंदरगाह छीन लिया। लिथुआनिया से मेमल बंदरगाह क्या कर लिया, छीन लिया। आगे देखिए, लिथुआनिया से मेमल बंदरगाह है, यह छीन लेता है कौन, हिटलर। यहां पर समझौता होता है आंग्ल जर्मन नौसैनिक समझौता। कब होता है, 18 जून 1835। एक शब्दावली है ड्रांगनाक वोस्टेन, ये है पूर्व की ओर बढ़ने की नीति। किसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध, रूस के विरुद्ध ये नीति अपनाई थी किसने, हिटलर ने। अब देखिए रूस के साथ में समझौता, रूस के साथ समझौता ये होता है 23 अगस्त 1939। 23 अगस्त 1939 हिटलर ने रूस के साथ अनाक्रमण की संधि की तथा पूर्वी यूरोप को बांटने को लेकर गुप्त संधि की। डेंजिंग की मांग, यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण रहता है। डेंजिंग की मांग 28 अप्रैल 1939 को हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह, पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारे की मांग की और नहीं देने पर आक्रमण की धमकी दी। जर्मनी की सेना के पास बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह की क्या करी थी साहब, मांग करी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, तात्कालिक कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का यही रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी डेंजिंग बंदरगाह की मांग ही रहती है। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्दावलियां हैं
ऑसविशियम ये है जहरीले कमरे हिटलर के द्वारा प्रयोग किए गए विद्रोहियों को कुचलने के लिए। होलोकॉस्ट ये है अंतिम समाधान, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने के लिए, यहूदियों को मारने के लिए। नेक्स्ट है यूथनेजिया, दया मृत्यु। यूथनेजिया ये है दया मृत्यु। ये शब्द जो हैं, ये जो शब्द हैं ये हिटलर से संबंधित हैं। देखिए, चेकोस्लोवाकिया का हड़पना 15 मार्च 1939 को हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने 21 मार्च 1939 को लिथुआनिया से मेमल बंदरगाह छीन लिया। आंग्ल जर्मन समझौता होता है, नौसैनिक समझौता 18 जून 1935। एक शब्दावली है ड्रांग नाक ओस्टेन, यानी पूर्व की ओर बढ़ने की नीति किसके विरुद्ध? रूस के विरुद्ध हिटलर ने अपनाई। रूस के साथ समझौता होता है 23 अगस्त 1939 को। हिटलर ने रूस के साथ में अनाक्रमण संधि की तथा पूर्वी यूरोप को बांटने की गुप्त संधि कर ली यूरोप के साथ में। डेंजिंग बंदरगाह है जो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी है। 28 अप्रैल 1939 को हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारे की मांग की और नहीं देने पर आक्रमण की धमकी दी। जर्मनी की नौसेना को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए पोलैंड के डेंजिंग बंदरगाह की आवश्यकता थी और यही कारण है, यह द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी बनता है। ऑसविशियम ये जहरीले कमरे होते थे। होलोकॉस्ट ये अंतिम समाधान है, यहूदियों के खिलाफ भारी कत्लेआम किया गया हिटलर के द्वारा। यूथनेजिया ये दया मृत्यु थी। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए नाजीवादियों के उदय के कारण। नाजीवाद उदय के कारण, नाजीवाद उदय के कारण है। एक है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि से उत्पन्न असंतोष, असंतोष। असंतोष। दूसरा है वाइमर गणराज्य की असफलता। तीसरा है आर्थिक मंदी। चौथा है जर्मनी के नागरिकों का सैनिक मनोवर्ती होना। ये उदय के कारण थे। नेक्स्ट देखिए, हिटलर है, इसके कुछ जीवन से संबंधित बातें देखिए। हिटलर को क्रांतिकारी, जब ये चांसलर नहीं बना उससे पहले की बात है, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इसको बंदी बना लिया गया और बंदी जीवन में इन्होंने मीन कैंप नामक पुस्तक लिखी, यानी मेरा संघर्ष लिखा था जेल के अंदर ही। इस पुस्तक को नाजियों की बाइबिल कहा जाता है। नाजियों की बाइबिल कहा जाता है मीन कैंप नामक पुस्तक को। आगे देखेंगे तो
हिटलर के समय गेस्टपो क्या था? हिटलर द्वारा स्थापित गुप्तचर पुलिस। गुप्तचर पुलिस थी। नेक्स्ट है थेटो। यह कानून जो हिटलर द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य यहूदियों का दमन करना कानून था, जिसका उद्देश्य है यहूदियों का दमन करना। नेक्स्ट है हिटलर की गृह नीति के प्रमुख उद्देश्य जर्मनी में नाजी विरोधियों का सफाया करना और जर्मनी की सत्ता का केंद्रीकरण करना। नेक्स्ट देखिए, हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य देखें अपन। वर्साय संधि को समाप्त कर जर्मनी के प्राचीन गौरव को प्राप्त करना। बेहतर जर्मनी का निर्माण करना। जर्मनी के छीने गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना। हिटलर का प्रधानमंत्री गोबलन जो झूठ को सच बनाने में माहिर था। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के अंदर हिटलर ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। देखिए, नाजीवादियों के उदय के कारण वर्साय की संधि से उत्पन्न असंतोष, वायमर गणराज्य की असफलता, आर्थिक मंदी, जर्मनी के नागरिकों का सैनिक मनोवृत्ति का होना, हिटलर को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंदी बना लिया। चांसलर बनने से पहले की बात है। और हिटलर ने बंदी जीवन के अंदर ही जेल में ही मेन कैंप नामक पुस्तक लिखी, यानी मेरा संघर्ष। ये मेन कैंप है, इसे नाजियों की बाइबिल कहा जाता है। हिटलर ने गेस्टपो नामक एक संस्था की स्थापना की, जो क्या होती थी, एक गुप्तचर पुलिस होती थी। और नाजीवादी जो विरोधी थे उनको पकड़कर उनको सजा देने का इसका काम था। थेटो ये कानून संग्रह था। इस कानून संग्रह का उद्देश्य यहूदियों का क्या करना था? दमन करना था। हिटलर की गृह नीति के उद्देश्य क्या थे? जर्मन में नाजी विरोधियों का सफाया करना, जर्मन की सत्ता का केंद्रीकरण करना। विदेश नीति का उद्देश्य क्या था हिटलर का? वर्साय की संधि को समाप्त कर जर्मन के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना, वृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना, जर्मनी के छीने गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना। हिटलर का प्रधानमंत्री जो था ये गोबलन था।
ये प्रचार मंत्री के रूप में भी काम करता था और झूठ को सच बनाने में माहिर था। हिटलर स्वयं कहता था कि किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वह सच हो जाती है। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के अंदर हिटलर ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो ये प्रमुख जो बातें थी ये आपकी थी जर्मनी के अंदर नाजीवाद। अब इटली के अंदर फांसीवाद की बात करेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।